हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएम अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। इकोनॉमिक्स आखिर इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड ओक्यूस यानी हाउस होल्ड और नीमिन यानी मैनेजमेंट से बना है। साथ में इनका इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स को अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करूँ तो ये एक ऐसी ब्रांच है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, यानी कि इसके अंदर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हो वो स्केयर मीन्स यानी कि जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ करे ताकि वो अपनी वांट्स यानी कि अपनी विशेस को सेटिस्फाई कर सके। सिंपल भाषा में अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेकर समझाऊँ तो आपके पास 40 रुपीज़ है और आपको आइसक्रीम खानी है। अब आप उस 40 रुपीज़ के अंदर या तो 2 आइसक्रीम खा सकते हो या फिर आप उसके अंदर क्या करोगे, एक आइसक्रीम खा सकते हो या एक चॉकलेट खा सकते हो। तो इकोनॉमिक्स आपको वो समझने में हेल्प करता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है यानी कि 40 रुपीज़ उसको आपको कैसे यूज़ करना है ताकि आप उन अपनी जो वांट्स हैं यानी कि आपको अगर आइसक्रीम चाहिए या चॉकलेट चाहिए तो उसको सेटिस्फाई कर सको। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच of knowledge in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire scarce means to satisfy their unlimited wants। अब इकोनॉमिक्स इतने सारी चीज़ों पर वर्क करता है, पर ये इकोनॉमिक्स बना ही क्यों आखिर? अब आखिर हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है? तो इकोनॉमिक्स हमें ये समझने में हेल्प करती है कि हम हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज कर सकें, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके और सोसाइटी या इकोनॉमी अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सके। तो इसके लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। बट इकोनॉमिक्स आई ही क्यों? आखिर इकोनॉमिक्स का एसेंस ही क्या है? तो इकोनॉमिक्स 3 चीज़ों की वजह से आई। सबसे पहली चीज़ कि जो रिसोर्स है वो स्केयर है। स्केयर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके पास कम रिसोर्स है। स्केयर का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरी चीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर आपको आइसक्रीम चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस हुआ। आपको चॉइस करनी होगी कि आपको आइसक्रीम चाहिए या चॉकलेट चाहिए। तो चॉइस भी किसकी वजह से होती है? क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर है और उनके ऑल्टरनेट यूजेस है, यानी कि आप पैसे से या तो आइसक्रीम खरीद सकते हो या चॉकलेट खरीद सकते हो। तो चॉइस किसकी वजह से होती है? रिसोर्सेज स्केयर है और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस है। एक तो होती है स्केर्सिटी, दूसरी क्या होती है कि हमें हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड, यानी हमें बहुत कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए इस दुनिया में, और ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं कि हमें सब कुछ मिल जाए। और तीसरी चीज़ क्या है कि किसी भी रिसोर्स के यानी कि मनी के हमेशा ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं। इन 3 चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, अब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो होती है, बट ये होती क्या है? ये हम उस प्रॉब्लम्स को बोलते हैं जो हमें चॉइस करने के लिए मजबूर करती है, यानी कि इट रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इन अ मैनर सच दैट सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके। रिसोर्सेज आर स्केयर, उनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं और ह्यूमन बींग्स के क्या है? अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे नाम से पता चल रहा है और आपके पूरे 11th इसके ऊपर बेस्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो माइक्रो लेवल यानी इंडिविजुअल लेवल पर वर्क करे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से बनी है अगेन, माइक्रोस जिसका मतलब होता है स्मॉल, यानी कि कहाँ पे वर्क करेगी? इंडिविजुअल लेवल पर, चाहे वो फर्म हो या खुद का घर हो या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, कुछ भी हो। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ वर्क करेगी? पूरी इकोनॉमी पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल सा हम क्या डिटरमाइन करेगी? आउटपुट और प्राइस इंडिविजुअल फर्म का। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट आउटपुट यानी टोटल आउटपुट डिटरमाइन करेगी इकोनॉमी का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या अज्यूम करते हैं कि मैक्रो वेरिएंट कांस्टेंट है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो वेरिएंट को कांस्टेंट रखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस प्ले करती है रोल और मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस बोलते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हमने इकोनॉमिक्स को 2 और पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है।
पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है? तो पॉजिटिव इकोनॉमी यानी कि पॉजिटिव यानी सच्चाई, तो जो हमें सच्चाई या फिर फैक्ट्स बताएगी ना, वो पॉजिटिव इकोनॉमी होगी। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है वो हमेशा हमें ओपिनियंस देगी, यानी कि वैल्यू जजमेंट देगी। जबकि जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो हमें क्या बताएगी? या तो हमें बताएगी फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट्स या फिगर के बारे में बताएगी, या जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो आंसर करेगी कि क्या था, क्या है और क्या होगा। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं ट्रूथ के लिए, यानी कि अगर सच्चाई है तो हम पता कर सकते हैं कि सच है कि नहीं है। और इसके अंदर कोई वैल्यू जजमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे आपको। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में दूसरी तरफ क्या होगा? हमेशा हमें ओपिनियन मिलेंगे, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। अंदर क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी में? हमेशा को कौन सा क्वेश्चन आंसर होता है कि क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है वो उसके अंदर। अब हम इतने देर से पढ़ रहे हैं कि इतनी इकोनॉमी है, इतनी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या होती है? तो इकोनॉमी को हम सिंपल से भाषा में ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे लोग अपनी अर्निंग करते हैं, यानी अपने पैसे कमाते हैं। सिंपल इकोनॉमी उसको बोलते हैं जहाँ पे क्या होती है कि इनकम लेवल बहुत कम होते हैं और वांट्स बहुत सारी तो होती है बट बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, यानी कि मुझे गाड़ी बंगला ये सब नीचे होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में इसका एकदम उल्टा, बहुत बड़ी बड़ी होती है, इनकम लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल इकोनॉमी में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत कम होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल इकोनॉमी में डिग्री ऑफ एक्सचेंज यानी कि बहुत जो एक दूसरे से हम एक्सचेंज करते हैं ना बहुत कम होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमी कितनी तरह की होती है भाई? अब अगर मैं आपको 3 जगहों के एग्जांपल दूंगी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इंडिया का, यूएसए का और नॉर्थ कोरिया का। अब इसके अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि सेंट्रल कैसे कंट्रोल कर रहा है। इंडिया के अंदर हमारा फ्री मार्केट भी चलता है और सेंट्रल भी कंट्रोल करता है, जबकि यूएसए के अंदर आपको फ्री मार्केट ज़्यादा दिखेगा, फ्री मार्केट ही है ऑब्वियसली। और नॉर्थ कोरिया के अंदर आपको इतना ज़्यादा सेंट्रल कंट्रोल मार्केट दिखेगा ना कि वहाँ पे फ्री मार्केट वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है जो नॉर्थ कोरिया में आपको दिखेगी। यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या होता है, सोशल वेलफेयर के मोटिव से डिराइव होता है। अब वो अलग बात है कि नॉर्थ कोरिया इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जाम्पल। इसके अंदर क्या होता है, कंज्यूमर कभी सोवरेन यानी इंडिपेंडेंट तो होता ही नहीं है। सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कंज्यूम करना है। ज़्यादातर रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि गुड्स कौन से प्राइस पर सोल्ड होंगे। पब्लिक सेक्टर यहाँ पे मैक्सिमम होगा। जबकि अगर हम यूएसए की बात करें यानी फ्री इकोनॉमी की, तो इसके अंदर क्या होगा, इकोनॉमी कौन कंट्रोल करेगा या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करेगा? मार्केट फोर्सेस। डिसीजंस का मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंज्यूमर इसके अंदर एकदम इंडिपेंडेंट होगा, खुला होगा, चाहे उसे कौन सा प्रोड्यूस करना है या फिर कौन सा कंज्यूम करना है। ज़्यादातर रिसोर्सेज लोग कंट्रोल करेंगे, मार्केट ही इसमें डोमिनेट करेगा। प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने यूएसए के एक एग्जाम्पल से आप पूरा इसको याद कर सकते हो। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो उसके अंदर दोनों को मिला दो। इसके अंदर क्या होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ मार्केट फोर्सेस भी रेगुलेट करेगी और गवर्नमेंट भी। इकोनॉमिकल डिसीजंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों के लिए लिए जाएंगे। कंज्यूमर सोवरिंग तो होगा, पर उसके साथ में कुछ जैसे पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंदर क्या होगा, असेंशियल गुड्स को कुछ कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट भी थोड़ा कंट्रोल करेगी। रिसोर्सेज गवर्नमेंट भी और लोग भी दोनों कंट्रोल करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, प्राइसेस मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन तो करेगी, बट फिर भी एकदम ज़्यादा ना बढ़ जाए प्राइसेस, इसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी कुछ गुड्स पर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों डोमिनेट करेंगे यहाँ पे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ हर इकोनॉमी, चाहे वो डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, उसके अंदर ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले जो इकोनॉमी को डिसाइड करनी है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी उसको प्रोड्यूस क्या करना है। या तो वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगी, जैसे शुगर हो गई, क्लॉथ हो गया, या फिर वो कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरीज हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें, या फिर वो वार टाइम जैसे कि गन्स हो गई, या फिर जो एयरक्राफ्ट्स हो गए वो सारे, या पीस टाइम्स जैसे कि ब्रेड या बटर वो प्रोड्यूस करेगी। अब हमें ये सारे कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो तो डिसाइड करना ही है, उसके साथ में हमें इसकी क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है वो भी डिसाइड करना है। सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस।
इसके अंदर हम कौन सी टेक्निक ले जिससे हम प्रोडक्शन करें। इसके अंदर हमेशा उसी टेक्निक को यूज़ किया जाएगा जहाँ पे क्या होगी, कम कॉस्ट लगेगी। अगर कोई जगहों पर लेबर बहुत सस्ता मिलता है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करी जाएगी, और कहीं पे मशीनरी बहुत सस्ती मिल रही है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाएगी। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो अगर हमें लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में चूज़ करना होगा ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर हम वहीं पे कैपिटल इंटेंसिव करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर वूम टू प्रोड्यूस। हमने इस सोसाइटी को दो सेक्शन में क्लासीफाई कर रखा है, रिच और पुअर। अगर हम रिच के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो प्रॉफिट्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर हम पुअर के लिए प्रोड्यूस करते हैं वही हमारे प्रॉफिट्स कम होंगे। अब हमने 3 इकोनॉमीज़ की बात की थी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों के अंदर इन तीनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन काफ़ी अलग अलग हैं। जैसे मार्केट इकोनॉमी में कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। व्हाट टू प्रोड्यूस, जो इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट देगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस, जिसके अंदर बहुत कम कॉस्ट आएगी इनपुट की, वो प्रोड्यूस किया जाएगा, उस टेक्निक को हम फेवर करेंगे। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, जो ज़्यादा बेटर प्राइस ऑफर करेगा उसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, और मेनली रिच सेक्शन ज़्यादा प्राइस अफोर्ड करता है या फिर ज़्यादा बेटर प्राइस पे लेता है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी कंट्रोल करेगी कि सोसाइटी के लिए क्या सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में अगर जो मास अनएम्प्लॉयमेंट है जैसे इंडिया के अंदर है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा फेवर किया जाएगा, और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो है बट पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फेवर किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, दैट ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे दोनों मिलकर लेते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस जो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड वो दोनों मिलकर लेंगे सारे डिसीजंस। तो इसके अंदर मैक्सिमाइजिंग तो करेंगे प्रॉफिट, उसके सर्टेन सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी लगाएंगे। अब बात करते हैं PPC यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर बोलते हैं, और इस कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। प्रोडक्शन की कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो हमें ही बताते हैं। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं जितने हमारी कंट्री के पास हैं, तो रिसोर्सेज हमेशा हमें मिलते हुए रहते हैं। रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, मतलब मे बी कि अगर रियल लाइफ में हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, बट PPC में रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज, हम एक असम्पशन लेते हैं कि रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी एकदम कांस्टेंट है। तो इसके अंदर 3 बेसिक असम्पशन लेते हैं। तो PPC इज़ अ कर्व जिसके अंदर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेते हैं 2 गुड्स की, जो हमारे पास जितने रिसोर्सेज है, जितना टेक्नोलॉजी है, उससे हम प्रोड्यूस कर सकें। इसका एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है ये, और इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि अगर आप एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं X गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मुझे Y की क्वांटिटी कम करनी होगी, क्योंकि रिसोर्सेज कांस्टेंट है, रिसोर्सेज चेंज नहीं हो रहे हैं, और ये कॉनकेव रहेगा ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ती रहती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि द कॉस्ट और द प्राइस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर आप जॉब के लिए जाते हो, एक कंपनी आपको ऑफर कर रही है 50,000 पर मंथ, एक ऑफ़र करती है 60,000 पर मंथ, एक ऑफ़र करती है 40,000 पर मंथ, तो आप ऑब्वियसली 60,000 पर मंथ वाली जॉब को चूज़ करोगे। बट उसके लिए आपने जो नेक्स्ट जॉब को छोड़ी जो सबसे बेस्ट थी उसके बाद में, वो थी 50,000 की, तो 50,000 इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसके अंदर होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके अंदर क्या होता है, हम पूरी तरह कॉस्ट को तो नहीं लेते, यानी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो नहीं बोलते, बट अगर एक आउटपुट में जितना लॉस आया अपॉन में जितना गेन मिला दूसरे आउटपुट में, इसको मैं एक एग्जांपल समझते हैं। या तो आप 3 आइसक्रीम प्लस 2 चॉकलेट ले सकते हो, या 2 आइसक्रीम प्लस 3 चॉकलेट ले सकते हो। सपोज़ आपने चूज़ किया कि मैं लूँगी 2 आइसक्रीम प्लस 3 चॉकलेट्स, तो उसके अंदर जो MOC आएगी वो क्या आएगी, लॉस ऑफ आउटपुट। कितना लॉस हुआ आपको, 1 का। गेन कितना हुआ आपको, 1 का। सो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई, 1। तो MOC हमेशा क्या होती है, इंक्रीज़ होती रहती है।
जिसकी वजह से पीपीसी इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब जो भी कॉम्बिनेशन या फिर जो भी पॉइंट पीपीसी के अंदर आता है या फिर पीपीसी के ऊपर आता है वो क्या होता है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है। और जो भी पॉइंट पीपीसी के बाहर आता है या फिर जो भी कॉम्बिनेशन पीपीसी के बाहर आता है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन पीपीसी के अंदर आ रहा है या फिर पीपीसी के ऊपर नहीं आ रहा तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है। अब अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो क्या पीपीसी आगे बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ने पर क्या होगा उसका, तो क्या रिसोर्सेज बढ़ने पर पीपीसी आगे शिफ्ट होगा? ऑफ कोर्स पीपीसी आगे शिफ्ट होगा जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। और अगर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो पीपीसी का बैकवर्ड शिफ्ट भी होगा, यानी कि पीपीसी पीछे हो जाएगा। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तब भी पीपीसी आगे शिफ्ट होगा, बट शर्त ये है कि टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स के अंदर बढ़नी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ गुड एक्स के अंदर बढ़ती है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा पर सिर्फ एक्स की तरफ, यानी रोटेशन होगा। अगर टेक्नोलॉजी वाई गुड के अंदर बढ़ती है, प्रोडक्शन ऑफ वाई गुड के अंदर, तो शिफ्ट नहीं होगा, रोटेशन होगा वाई की तरफ, वाई एक्सिस के ऊपर। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल नोट्स चाहिए सो यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।